आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? तो ज्ञान और पाठ्यक्रम, यानी नॉलेज एंड कैरिकुलम। अच्छा, नॉलेज एंड कैरिकुलम की ये 7th क्लास है। इसके पहले 6 क्लास बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है। तो जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी पर नए हैं वो क्या करना, प्लेलिस्ट में जाके ज्ञान और पाठ्यक्रम के सभी क्लास को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लीजिएगा। आज की जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम के सिद्धांत और आधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरे पेशेंस से, पूरी ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखिएगा। अच्छा, ये क्लास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए तो है, उसके साथ साथ आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और आपके पेपर का नाम ज्ञान और पाठ्यक्रम है, तब भी आप पूरी क्लास को अच्छे से देख और समझ सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो जितनी भी क्लास जाती हैं उन क्लास को बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से कवर करिए। चलिए, आज की जो टॉपिक है मेरे भाई, वो टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम के सिद्धांत और आधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत से। देखो, पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, जब हम लोग कैरिकुलम का डिज़ाइन करते हैं, जब कैरिकुलम का हम लोग निर्माण करते हैं, तो उसमें कुछ खास पॉइंटों का हम लोग ध्यान रखते हैं कि बालक का विकास किन किन पॉइंटों का होना चाहिए, या फिर हमारे कैरिकुलम में कौन कौन सी पॉइंटें होना चाहिए, और वो सब आते हैं भैया सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होना चाहिए वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब आओ चीज़ें शुरू करते हैं। देखो, किसी भी समाज के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक विचारधाराओं, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उसके बाद राजनीतिक विचारधाराओं आदि का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें दार्शनिक विचारधाराएं, मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं, सामाजिक व वैज्ञानिक विचारधाराएं, सामाजिक मूल्य हो गए, सामाजिक रीति रिवाज, उसके बाद विश्वास, परंपराएं, राजनीतिक विचारधारा, इन सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है पाठ्यक्रम के निर्माण में। ठीक है, तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए अतः इन दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण निम्न सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। अब जो नीचे पॉइंट आ जाएगी वो हम सिद्धांत के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक बार मैं और क्लियर करूं, पाठ्यक्रम के निर्माण में हम लोग इन पॉइंटों को डिस्कस करते हैं कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु शामिल होना चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो पूछे कि पाठ्यक्रम के निर्माण सिद्धांत की विवेचना करो, तो अभी जितने भी मैं नीचे पॉइंट 10 से 15 पॉइंट डिस्कस करूंगा वो सब निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद करते इतना आप लोग समझेंगे और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिद्धांत में कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। हमारा जो भी करिकुलम है, जो भी एक हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, वो बालक के जीवन से संबंधित होना चाहिए और वो आगे की आने वाले जीवन से वो अपने भावी जीवन की तैयारी कर सके, उस प्रकार का हमारा करिकुलम होना चाहिए। देखो, पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं, वस्तुओं का शामिल किया जाए जो बालक के भावी जीवन, वर्तमान जीवन से संबंधित होने के साथ साथ उसके लिए उपयोगी हो। ठीक है, हमें ऐसा करिकुलम डिजाइन करना चाहिए जो बालक के वर्तमान जीवन से संबंधित हो, जिस परिवेश में वह रह रहा है, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उससे संबंधित तो हो, बाकी वो भावी जीवन में अपनी कौन कौन सी और अच्छे से अपनी जीवन व्यतीत कर पाए, उस हिसाब से भी हमारा करिकुलम डिजाइन होना चाहिए। तो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत ये कहता है, इसका ये अर्थ हो गया। चलो, फर्स्ट सिद्धांत समझे। सेकेंड सिद्धांत समझ लो, शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। देखो, हम सबको पता है कि मेरे भाई, कोई भी शिक्षा का उद्देश्य बिना पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर देखो, हमें मान लो यहाँ पे जाना है और हम यहाँ पे हैं, अब अगर हमें ये रास्ता पता ही ना है तो बताओ हम जा पाएंगे? नहीं। तो ये जो रास्ता है ना, यही पाठ्यक्रम है। तो भैया, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि समय व परिस्थिति के अनुसार शिक्षा व सामाजिक उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखो, ये बताओ, अगर वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी, आज भी वही शिक्षा दी जाए तो बालक अच्छे से सीख पाएंगे? कहोगे सर जी नहीं, पहले गुरुकुल वगैरह में शिक्षा दी जाती थी, अध्यात्म पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, और अभी हम मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो वैज्ञानिक प्रवृत्तियों पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य समय के साथ बदलते रहते हैं, तो पाठ्यक्रम में इसका भी समावेश होना चाहिए। अब नोट पॉइंट में समझ लो थोड़ा सा। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुणता हासिल करना भी है।
पाठ्यक्रम के निर्माण में इनके विकास हेतु ध्यान रखा जाना चाहिए। देखो बालक जो वर्तमान में हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो बालक का शारीरिक सामाजिक विकास करना तो है, मानसिक विकास करना तो है, साथ में साथ किसी विशेष क्षेत्र में उनको निपुण बनाना ताकि अपने वो कभी भी किसी रोजी रोटी के लिए भी तैयार रहें। ये कहने का साफ साफ मतलब है किसी उद्योग में भी उन्हें निपुण बना दो ताकि भैया वो अपने आप में एक सक्षम बन सके, सक्षम स्टूडेंट बन सके, ये कहने का इसका मतलब है। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप सिद्धांत उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझे होंगे। ये हम लोग सिद्धांत को डिस्कस कर रहे हैं और अपने एग्जाम में आपके ये पूछेगा जरूर, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत देखो, अब हमको सबको पता है कि अभी फिलहाल कैसी शिक्षा व्यवस्था है, कहोगे सर जी बाल केंद्रित। तो हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक की रुचियों के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, इन सब के अनुसार आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक अगर खेल में जाना चाहता है तो आप उस तरीके का उसे कैरिकुलम प्रोवाइड करो। अगर बालक पढ़ाई में अपना कोई मेरे भाई विशेषता हासिल करना चाह रहा है फिजिक्स वगैरह में, तो उनको उस तरीके से उनको एक कैरिकुलम, एक इन्वायरमेंट तैयार करो। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार कि हम बालक की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का डिजाइन करते हैं। उम्मीद करते हैं इन पॉइंटों को भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अच्छा, नोट पॉइंट इसे भी समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। वर्तमान जो शिक्षा है उसका केंद्र बिंदु कौन होता है, विद्यार्थी। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए और इसी प्रकार का आपका कैरिकुलम भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब फोर्थ पॉइंट समझ लो, विविधता व लचीलेपन का सिद्धांत। देखो विविधता कहने का मतलब है कोई एक ऐसा नहीं कि किसी बालक किसी एक क्षेत्र में ही आपको कैरिकुलम डिजाइन करो, नहीं। बालक देखो क्या होता है, शुरू में उनकी रुचियां मेरे भाई तरह तरह से परिवर्तित होती रहती हैं। तो उन्होंने तरह तरह के उनको मैं उनके सामने कैरिकुलम डिजाइन करके दो ताकि उनकी मेरे भाई की उनकी रुचियाँ, उनकी दृष्टिकोण में परिवर्तन आता रहे और वो सीखने के अनुकूल बनाया जा सके। तो ये विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बालक को कोई ऐसा कोई एक विषय दे दिए ताकि उसे पढ़े ही पढ़े, नहीं। अगर उसका मन बदल रहा है कि हम दूसरी विषय पढ़ें तो लचीलेपन का सिद्धांत भी होना चाहिए। अब नोट पॉइंट में थोड़ा इसे समझ लो। देखो बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो बालक विषय नहीं पढ़ना चाहते, उनमें रुचि उनकी नहीं है, उन विषयों को मत पढ़ाओ उनको, ठीक है। तो ये कहने का इसका मतलब है मेरे भाई कि उनकी रुचियों के अनुसार उनको उनकी पढ़ाई कराओ, नहीं तो उनमें क्या निराशा की भावना उत्पन्न हो जाएगी और साथ में ही उन मेरे भाई सामान्य विकास में बाधा पड़ जाती है। जो वो सीखना चाहते वो भी नहीं सीख पाते। तो इसलिए बालकों को उनकी रुचियों के अनुसार उनको सिखाओ और ये विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। देखो बालक का पाठ्यक्रम इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि कार्य व अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। मतलब जब मेरे भाई वो स्कूल में तब तो सीखें, साथ में साथ जब वो अवकाश में, जब छुट्टी वगैरह पे है, तब वो खेल कूद अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ भी वो कुछ न कुछ सीखें। ये अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत हो गया। अब देखो जो वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको तो अपने एग्जाम में लिख के आना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। देखो मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई दो बालक हैं वो अपने यहाँ पे मेरे भाई सेम नहीं है, उनकी रुचियां अलग हैं, उनके मेरे भाई शारीरिक विकास अलग है। तो ये सामान्य सी बात है कि उनकी मानसिक स्थिति भी अलग अलग है। तो आपका कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि दो बालक हैं तो दोनों के अलग अलग कैरिकुलम डिजाइन होना चाहिए। क्योंकि एक बालक क्या, अगर वो खेल में जाना चाहता है तो उस हिसाब से उसका कैरिकुलम डिजाइन करो। कोई बालक अगर मेरे भाई अगर वो शिक्षा में और आगे पढ़ना चाहता है, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को आगे लेके जाना चाहता है, तो उस हिसाब से उसको शिक्षा दो। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का यहाँ पे सम्मान करना चाहिए और उस हिसाब से कैरिकुलम का डिजाइन करना चाहिए। ये इसके सिद्धांत में आ गया। उसके बाद सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। देखो पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। अब देखो हम सबको पता है मुख्य रूप से अगर शिक्षा का उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या होगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से सोचो। अगर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समझे तो यही होता है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास, यानी हम समाज में एक सभ्य जीवन व्यतीत कर सकें, अपना मेरे भाई सही से अपना दाल रोटी पा सके समाज में, ताकि कोई भी गलत काम न करते हुए अपने मेरे भाई सही जीवन व्यतीत कर पाए। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये बताओ हमारा कैरिकुलम जब डिजाइन होता है तो वो सामुदायिक जीवन से रिलेट करते हुए होना चाहिए कि नहीं, कहोगे सर जी होना चाहिए। तो सामुदायिक जीवन से संबंधित होने का भी सिद्धांत यहाँ पे आपके कैरिकुलम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको भी आप लोग दिमाग में बना के रखिएगा। उसके बाद उपयोगिता का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। देखो इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के जीवन में काम आ सके, ठीक है। बालक के भावी जीवन में जिन विषयों का काम आ सके उन्हीं को इसमें मेरे भाई आपके कैरिकुलम में डिजाइन करना चाहिए।
फालतू के विषय को आप अगर इसमें इंक्लूड करोगे तो वो एक तरीके से बोझ बन जाएगा और मेरे भाई बालक अच्छे से सीख नहीं पाएगा। अब देखो नोट पॉइंट, लोकतंत्री, हमारा देश लोकतांत्रिक है ना, तो लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे सामाजिक व्यवहार में भी निपुण होना चाहिए। ये उपयोगिता का सिद्धांत। अगर समाज में आप रहना चाहते हो तो आप सामाजिक व्यवहारों को आप पालन करना पड़ेगा, सामाजिक वैल्यू को पालन करना पड़ेगा और ये आपके कैरिकुलम में ये मेरे भाई इंक्लूड होना ही चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया उपयोगिता के सिद्धांत में। अब देखो व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत, ध्यान से समझिएगा। देखो पाठ्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए ताकि विद्यार्थी की सोच संकीर्ण न रहकर व्यापक बन सके। इससे नए विषयों के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सके। बालक को किसी भी विषय के बारे में डीप से ज्ञान दो, उसको एक अस्थाई नॉलेज की तरफ उसे आगे लेके जाओ ताकि मेरे भाई किसी भी एक छोटी सी पॉइंट के बारे में वो तरह तरह से सोच सके। तो ये व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत। और ये कैसे सोच सकेगा? जब आप कैरिकुलम में इसको इंक्लूड करोगे व्यापक दृष्टिकोण के सिद्धांत को। अब देखो ध्यान से, पाठ्यक्रम को समाज के किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इस तरीके से व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत के अंतर्गत ये आएगा। उसके बाद देखो मेरे भाई 10th पॉइंट समझ लो, संगठन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में छात्रों के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम में सभी विषयों का संगठन होना अति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक विषय का उद्देश्य विद्यार्थी के संपूर्ण विकास करना होता है। अब ये नहीं कि बालक को सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ाते जाओ या फिर बालक को सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ाते जाओ या फिर बालक को कोई मैथमेटिक्स ही पढ़ाते जाओ, नहीं, बालक में पाठ्यक्रम में संपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए। इस तरीके से मेरे भाई बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये संगठन के विकास में ये आ जाएगा। उसके बाद 11 पॉइंट, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। देखो पाठ्यक्रम को ऐसे तैयार करो बालकों की कि बालक के अंदर रचनात्मक प्रवृत्तियां अधिक आए, रचनात्मक प्रवृत्तियों के उत्पन्न हो सके, बालक कोई भी नई चीज बना सके अपने ज्ञान के द्वारा। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए कि उसकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियां अधिक से अधिक प्रयोग की जा सकें। हम सबको पता है कि हम सब पियाजे साहब कहते हैं ना कि बालक एक छोटा सा नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो हमारा कैरिकुलम ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि बालक तरह तरह की चीज़ों से सीखते सीखते कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सके, उसके अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्तियां मेरे भाई डेवलप कर जाएं। तो ये रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। उसके बाद खेल एवं कार्य क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। देखो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा ये बताओ, अगर बालक के सामने कोई हम कार्य दे देना तो वो कार्य अच्छे से नहीं करेगा, लेकिन उसी कार्य को खेल के माध्यम से हम कराएं तो बालक अच्छे से सीख जाएगा। और यही मेरे भाई आपके पाठ्यक्रम में सिद्धांत में ये शामिल किया जाना चाहिए, खेल एवं कार्य को अपने इंक्लूड करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ध्यान समझना, बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखता है किंतु कार्य के प्रति वह रुचि नहीं रखता। इस कारण खेल द्वारा उसे आनंद की अनुभूति मिलना। ये पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात पर जोर देना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालक की खेल क्रियाओं के समान आनंद प्राप्त हो सके। बालक को इस प्रकार से मेरे भाई कोई भी टॉपिक पढ़ाओ, कोई भी विषय वस्तु पढ़ाओ कि वो खेल खेल में सीख जाए। और छोटे बालक खेल खेल में कोई चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। तो इन दोनों का मेरे भाई अंतर संबंध, को रिलेशंस हो गए, इनको भी समझते रहिएगा। चलो उसके बाद संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत। देखो हम सबको पता है मेरे भाई कि हम जो भी सोसाइटी में रहते हैं, जो भी समाज में रहते हैं, उनको कुछ न कुछ उनके मेरे भाई वैल्यूज होती हैं, उनको संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो संरक्षण बालक तभी नहीं कर पाएगा जब बालक को उसके प्रति हम जागरूक करेंगे। तो इन सबको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनमें उन विषयों, विषय वस्तुओं, क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालक अपनी संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करे तथा शिक्षा के द्वारा संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण व विकास किया जा सके। देखो बालक को तरह तरह से हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में बालक को ज्ञान दो, फिर उसके बाद वो उनका संरक्षण तभी कर पाएगा जब उनके बारे में वो जानता रहेगा। तो ये आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से ही संभव है। उम्मीद करते इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, सिद्धांत में सहसंबंध का सिद्धांत, को रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हों। पाठ्यक्रम में जो भी आप विषय सम्मिलित कर रहे हो वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो इस तरीके से बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर बालक को आप हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, अगर उसे जियोग्राफी का नॉलेज नहीं है तो बालक अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो दोनों को मेरे भाई रिलेशन स्थापित करते हुए दोनों को सिखाओ तो वो बेटर सीख पाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई ये 14 सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं आप एक एक सिद्धांत को अच्छे से समझोगे। एक बार मैं रिविजन कराना चाहूँगा, फिर हम लोग आधार पे चलेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से अपने लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। देखो भैया,
बात यहाँ पे आती है पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी भी समाज हो गया, हमारा कोई भी सोसाइटी हो गया, या फिर एक बालक के पर्सपेक्ट से जब हम मेरे भाई की कैरिकुलम का डिजाइन करते हैं तो कैरिकुलम में क्या क्या उसका आधार क्या बनता है। तो वो आधार हो गए, दार्शनिक आधार हो जाए, मनोवैज्ञानिक आधार हो गए, सामाजिक आधार, सामाजिक विचारधाराएं, वैज्ञानिक विचारधाराएं, सामाजिक मूल्य, विश्वास, परंपराएं, इन सब के हिसाब से मेरे भाई आपका कैरिकुलम डिजाइन होता है। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में हम उन बिंदुओं को शामिल करते हैं जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ये मेरे भाई पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट समझ लो कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो फर्स्ट सिद्धांत ये है कि मेरे भाई इसमें फर्स्ट सिद्धांत है कि जो भी आप कैरिकुलम डिजाइन करो बालक के जीवन से संबंधित होना चाहिए। बालक जो भी अपने वर्तमान में चीजें सीख रहा है उनसे अपना रिलेशन स्थापित करते हुए हम लोग सीख सकें। देखो, अभी हम लोग अभी तो ये नहीं पढ़े, पर कभी मैं आपको पढ़ा दूंगा। टेट सीटेट का ये पार्ट है कि आपको शिक्षण सूत्र है। तो शिक्षण सूत्र यही ना कहते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो। तो बालक के जीवन से संबंधित यानी ज्ञात, जो वो वर्तमान में जिन चीजों में घुला मिला है उनसे रिलेट करते हुए बालक को सिखाओ। ये पाठ्यक्रम का मेरे भाई सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं ये आप जो 14 पॉइंट है सबको आप लोग बेसिक से समझे होंगे। अब हम लोग पाठ्यक्रम के आधार पे चलते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइए अब हम लोग बेसिस ऑफ कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम के आधार को समझते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्ति समाज की प्रकृति के साथ साथ विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली अंतर वस्तु व अनुभवों की प्रकृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बालक कॉलेज के अंदर, विद्यालय के अंदर, क्लास के अंदर कौन कौन से अनुभव फेस कर रहा, उन पर भी पाठ्यक्रम आधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम का मुख्य आधार होना चाहिए। बालक खेल खेल के माध्यम से क्या सीख रहा है ये भी पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इन सब के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के मुख्यतः 3 आधार हैं। अगर कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दे कि भैया पाठ्यक्रम के आधार लिखो, तो नोट पॉइंट करके लिख सकते हो कि पाठ्यक्रम के मुख्यतः 3 आधार होते हैं। समाज, व्यक्तिगत व सांस्कृतिक विरासत, इन्हें पाठ्यक्रम का आधार भी कहते हैं, पाठ्यक्रम के स्तंभ भी कहते हैं। उम्मीद करते इतना समझोगे। तो पाठ्यक्रम के स्तंभ कौन कौन से हैं? तो समाज, व्यक्तिगत व सांस्कृतिक विरासत। देखो, ये एक दूसरे से मेरे भाई समाज, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे से संबंधित है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग अध्ययन की दृष्टि से इनको अलग अलग करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट आधार हो गया पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार। देखो, हम सबको पता कि मेरे भाई अगर मुख्य रूप से पूछेंगे कि पाठ्यक्रम के स्तंभ या फिर पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन कौन से, तो हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी, हमारे व्यक्तिगत, हमारे मेरे भाई कल्चर, हमारी विरासत, हमारी संस्कृत विरासत। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पाठ्यक्रम के आधारों को आप मेरे भाई डिवाइड करके उनकी विवेचना करो, तो कह सकते हो पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार हो गए, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार, पाठ्यक्रम के वैज्ञानिक आधार। इन सब आधार पे जाके हमारा पाठ्यक्रम तैयार होता है। अब आओ थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम के दार्शनिक विचारधारा में समझ लो, इसके आधार में देखो, दार्शनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में समाज के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। अभी हम ऊपर डिस्कस किए थे मेरे भाई कि जो भी हमारा कैरिकुलम होना चाहिए, हमारे समाज में जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हमारे कैरिकुलम होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण के समय सबसे अधिक बालक की रुचियों, रुझान, योग्यताओं पर बल दिया जाना चाहिए कि बालक मेरे भाई कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, खेल कूद में या फिर पढ़ने लिखने में जाना चाहता है। तो ये मनोवैज्ञानिक विचारधारा, इसके हिसाब से भी आपका कैरिकुलम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक आधार पर संगठित पाठ्यक्रम के निर्माण की वैज्ञानिक प्रकृति के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। बालक के कैरिकुलम में इस तरीके से कैरिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें वैज्ञानिक प्रकृतियां, तरह तरह के मेरे भाई साइंस से रिलेटेड टॉपिक भी होने चाहिए ताकि बालक उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सीख सके। अब नोट पॉइंट जो करके लिखा है इसे समझ लो, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर कुछ भी नहीं समझे हैं तो देखो यहाँ पे समझना। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में जो प्रमुख सिद्धांत भारत के विद्यालय में अपनाए जाए वो जनतंत्री भावना के आधार पर होनी चाहिए। कहने का मतलब है लोकतंत्री, जनतंत्री भावना पे, समाज के मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं पर आधारित हमारे पाठ्यक्रम होने चाहिए ताकि बालक समाज में एक सभ्य बालक के रूप में मेरे भाई उभर के सामने आ सके और अपना जीवन बढ़िया से व्यतीत कर सके। ये पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य भी होने चाहिए। उम्मीद करते इतना समझोगे। अभी मैं इसका रिविजन भी कराऊंगा। और एक बात और, आपका एग्जाम मेरे भाई नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और सिलेबस की भी कवर हो जाए। उसके साथ साथ इन सब का रिविजन करने के लिए आप द परफेक्ट स्टडी पे 90
₹99 पे करके चारों पेपर के नोट्स, आपके ऑप्शनल पेपर भी और कॉमन पेपर के नोट्स लेके मेरे भाई अच्छे से रिवीजन करो। नोट्स लेके इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई दूंगा। और आप नोट्स ₹99 पे करके इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तब भी ठीक है, हिंदी में लेना चाहते हैं तब भी ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करो, अपना प्रिपेयर करो, ठीक है। चलो उसके बाद इसका जो कि मेरे भाई पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारण भी नोट्स अगर नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो नोट्स लेना नहीं चाहते या फिर उनको पैसे की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कोई ₹99 भी नहीं हो पाते हैं, ऐसी स्थिति मैंने भी देखा है। तो मैं ऐसी बात है तो मैं ये नोट्स टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगा ताकि इन बच्चों का भी लॉस ना हो जो नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई डाउट वाउट हो तो इस डायरी पर जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बार भैया आओ मैं आपको इसका मेरे भाई रिवीजन कराता हूं। देखो पाठ्यक्रम के आधार को समझाऊंगा, आपके पाठ्यक्रम का सिद्धांत भी कवर हो जाएगा। पाठ्यक्रम के आधार को समझाऊंगा, पाठ्यक्रम के सिद्धांत भी कवर हो जाएगा। कहोगे सर जी कैसे? लो भैया ऐसे बताते हैं कैसे। देखो ध्यान से सुनना, जब हम पाठ्यक्रम के आधार का निर्धारण करते हैं तो किन किन पॉइंटों का उसमें समावेश करते हैं, तो सबसे पहले हम समावेश करते हैं कि पाठ्यक्रम हमारे समाज से जुड़ा होना चाहिए, पाठ्यक्रम व्यक्तिगत भिन्नताओं से जुड़ा होना चाहिए, पाठ्यक्रम संस्कृत विरासत के संरक्षण से संबंधित होना चाहिए। तो मेरे भाई जब पाठ्यक्रम इन सब का मुख्य रोल है पाठ्यक्रम में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का सिद्धांत के निर्माण होते हैं। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत के निर्माण कौन कौन से? तो ये 13 पॉइंट हो गए। 13 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं ये आपके पॉइंट भी कवर हो गए होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होता है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत क्या होता है। इन सब पॉइंटों को आप लोग अच्छे से समझोगे। एक बार क्लास को और देखना, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार क्लास को और जरूर देखिएगा। क्लास समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना जरूर शेयर किया करो, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो, कहने का ये मतलब है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, जहाँ भी रहो सेफ और सुरक्षित रहो। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।